बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ लॉ ऑफ मैथ एक्शन। लॉ ऑफ मैथ एक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है इस चैप्टर में वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इंट्रोडक्शन अभी तक याद है कि हम इक्विलिब्रियम जो है स्टडी करते आ रहे हैं जिसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी किया, जिसमें हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हमने ये कहा था कि जब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का इक्वल हो जाए, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाए रिवर्स भी जाए, तो उसे हम कहते हैं डैट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम को प्रूव करने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसे हम लॉ ऑफ मैथ एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ मैथ एक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा ये डिस्कवर हुआ था 1869 में। दो साइंटिस्ट थे, गर्डबर्ग एंड वॉज। इन दोनों ने लॉ ऑफ मैथ एक्शन की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह दी, जो अभी मैं रीड करने जा रहा हूँ। उसको एक दफ़ा दो हिस्सों में तकसीम करेंगे हम। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, ठीक है, एक ऐसा रेट जिसमें कोई एक सब्सटेंस या कोई दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब डिपेंड करता है कि सब्सटेंसेस का एक्टिव मास कितना है, ठीक है। जब हमें उसके एक्टिव मास का पता होगा तो समझें उन्हीं एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो आपका रेट होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा हिस्सा इसका, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब उसने कह दिया है कि जो रिएक्शन का रेट है पूरे रिएक्शन का, कि रिएक्शन कितना स्पीड में चल रहा है, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो प्रोडक्ट्स बनेगी उनके एक्टिव मास के। दोबारा सुन लें, कह रहा है वो कि रेट ऑफ रिएक्शन का अगर पता लगाना है कि वो क्या चीज़ है, कितना है वो, ठीक है, तो वो ऐसे पता लगेगा कि जब हम एक्टिव मास निकाल लेंगे प्रोडक्ट्स के, जो प्रोडक्ट्स बनी है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मैथ एक्शन। अब दोबारा एक दफ़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक इसका पहलू था कि रेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मासेस के। उसके बाद उसने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आपकी बनी है। अब उसने नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो फॉर एग्जांपल उसने लिखा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन, हम कहते हैं कि A प्लस बी इज आर रिएक्टेंट्स, ये दोनों आपस में मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनको हम C प्लस डी कह रहे हैं, ठीक है। दो रिएक्टेंट्स हैं, दो ही प्रोडक्ट्स बन रही हैं। अगर आप उसके दरमियान में देखें तो एरो बेटा डबल शो कर रहा है वो, इसका मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। A प्लस बी करेंगे C प्लस डी बनेगा, अगर C प्लस डी को वापस कन्वर्ट करना चाहें तो A प्लस बी वापस बन जाएगा, ठीक हो गया। साथ ही अब उसने नीचे इसको प्रूव किया हुआ है कि कैसे, मतलब ये कैसे हम इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास चार चीज़ें हैं A B C D, ठीक है, इनमें A B रिएक्टेंट्स हैं, C D प्रोडक्ट्स हैं। अब उसने कहा है कि हमें पता होना चाहिए इनके मोलर कंसंट्रेशन का। तो आप सपोज कर लें कि A की मोलर कंसंट्रेशन A है, B की भी B है, C की C है और D की D है, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ एक्शन क्या बनेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, A और B की होगा, ऐसे ही है जो हमने द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस, तो वो A प्लस बी ने आगे मूव करना है, C प्लस डी बनाना है उन्होंने। तो जब आगे की तरफ मूव करना है तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म कर दें वहाँ तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। के एफ क्या है, के एफ इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, के एफ इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। अगर फॉरवर्ड बात करेंगे तो के एफ आएगा, रिवर्स बात करेंगे तो के आर आएगा, ठीक है। तो के एफ ए बी अगर आपको नज़र आ रहा हो एट दिस पॉइंट, जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसमें देखा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट सी एंड डी। अगर इसको हम बराबर कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म कर देते हैं, तो आपका के आर हो जाएगा। अब के जो है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, एफ लगा देंगे तो समझे फॉरवर्ड रिएक्शन है, आर लगा देंगे तो समझे
रिवर्स रिएक्शन है। ये देखिए उसने नीचे एक डेफिनेशन भी लिखी है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। उसने कहा के एफ एंड के आर दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। अगर अब आपको याद हो, हमने पिछले जो हमारे टॉपिक्स थे उसमें हमने स्टडी किया था बेटा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें देखिए आप के एफ ए बी इज इक्वल टू के आर सी डी, ठीक है। अब अगर इनको हम डिवीजन में ले आए तो के एफ बाई के आर, ठीक है, सी डी बाई ए बी। अब इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, वो फाइंड करना चाह रहा है तो आपने सी डी ओवर ए बी कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो अब हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले आना यहाँ पर, क्योंकि बार बार हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स की बात तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपके पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन का कांस्टेंट कहते हैं, डेट विल बी के सी। तो उसने कहा है के सी जो है वो इक्वल होगा के एफ बाय के आर के, के एफ बाय के आर के। तो इसका आसान हल है के सी इज इक्वल टू सी डी बाय ए बी, सी डी बाय ए बी। अब उसने कहा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जितना रिएक्टेंट्स का एक्टिव मास होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता रिएक्टेंट्स कम हो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो, या रेट ऑफ रिएक्शन कम हो और हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा हो, ठीक है। यही हम लॉ ऑफ मास एक्शन में सीखते हैं, जो आपको वो बताता है रेट ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या रेट ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आज मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो आपको ये इतना जो है बड़े गौर से इसको सुनना है लेक्चर को, और इसको आपने याद करना है। और यहीं पर आज का आपका होमवर्क है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन इन डिटेल।